एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस हम लोगों का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं। पूरे मुल्क भर में आज के वक्त में जॉब फेयर्स, जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख बच्चों को हम अब तक जॉब दिला पाए हैं माशाल्लाह। बहुत खूब। एएमपी ने ये तय किया है कि हम हर घर, हर बस्ती, हर मोहल्ला, हर गांव, हर स्कूल कॉलेज तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ के बच्चों को कम से कम ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाएंगे कि देखिए दुनिया में आज क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े ख्वाब देखें, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचें, और उसमें हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनको वैसे ख्वाब देखने वाला बनाएं। कम वक्त में सबसे इम्पैक्टफुल वो कौन सा काम है जो आपके नज़दीक आपको लगता है कि एमपी का उस काम ने या उस प्रोजेक्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा किया कम्युनिटी में? माशाल्लाह इंडिया ज़कात को लोगों ने ज़बरदस्त रेस्पॉन्स किया। इसके ज़रिए अब तक हज़ारों बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस भरी गई है, हज़ारों लोगों को हेल्थ केयर में मदद की गई है। तो ये एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया उसमें एक ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, उस पर लोगों को ट्रस्ट आया। एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है विच कैन बी कंपेयर्ड विथ एनी ISO सर्टिफाइड, आप कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं माशाल्लाह। कि अक्सर ये होता है कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। मैं उस चीज़ को वाज़ेह करना लोगों को आकर देखना पड़ेगा जी कि वहाँ जॉब देने के लिए 100 से ज़्यादा कंपनीज हर जॉब फेयर में होती है, उसमें शायद एक कंपनी भी मुसलमान ना हो। हाँ बेशक, है ना, इन नेचर। जॉब लेने के लिए वहाँ 2000 बच्चे आए होंगे, उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो हमारे दूसरे जो मज़हब के मानने वाले लोग होते हैं वो बच्चे हैं। हिंदुस्तान जो है वो एक नौजवानों का देश है, और उसमें भी मुसलमान जो है कम्युनिटी वो उससे भी ज्यादा नौजवान है। आप डेटा देख ले तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो यूथ का रेशो है वो जो नेशनल रेशो से काफी आगे है जी। मगर मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिसके पास जितने ज्यादा नौजवान है उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसको अगर ख्वाब ही नहीं होगा, वो समझता है कि ठीक है मैं ड्राइवर बन जाऊंगा जिंदगी चल जाएगी, मैकेनिक बन जाऊंगा जिंदगी चल जाएगी, तो जिसका ख्वाब नहीं होगा वो उसको ताबीर भी नहीं मिलेगी। कहीं कोई मसला पैदा हो तो मुसलमानों से ज्यादा कोई जोश में नहीं आता, मुसलमानों से ज्यादा कोई काम नहीं करता। आप खाना खिलाने की बात करें, पूरे मुल्क में चैलेंज है मेरा कि मुसलमानों से ज्यादा खाना कोई नहीं खिलाता। ये जज्बा जो है मुसलमानों का कि वक्त पड़े ना, अगर किसी दिन जोश में आ जाए तो हिमालय पर्वत को पीछे छोड़ धकेल कर चाइना पहुंचा दे। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव, ये मतलब ये स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की। इन्हीं स्ट्रेंथ को लगातार काम करने पे हम लोगों को मजबूर करना है या मोटिवेट करना है, मैं कहता हूँ वो राइट वर्ड होगा। एक फैशन बन गया है कि लोग आमतौर पर मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं या मदरसे के लोगों को बैकवर्ड समझते हैं। मैं इन तमाम बातों के सख्त मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ मदरसा बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लोगों का इदारा है, बहुत ज़बरदस्त और आला सोच रखने वालों का इदारा है माशाल्लाह। इस आधी आबादी के लिए, खासतौर से औरतों के लिए एमपी किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस एमपी में उनका पार्टिसिपेशन किस लेवल का है? कि एमपी के प्रोजेक्ट्स के जो बेनिफिशियरीज है, जो स्कॉलरशिप देती है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो मोर देन 60% उसके बेनिफिशियरीज जो है वो लड़कियां हैं माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप से लेके एकदम आखिरी यूनिट तक खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद है माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि लड़कियों ने तालीम के मैदान में बाजी मार ली है माशाल्लाह, और ये फिक्रमंद होने वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये खुश होने वाली बात है। तो हमने जिन 130 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है उनको इनवाइट कर रहे हैं, खास तौर पर उन डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट कर रहे हैं, और वैसे तो पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट्स के। मुझे लगता है कि 1000 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, लेकिन इन 130 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने फोकस किया हुआ है और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस को बुला रहे हैं ताकि उनके सामने ये पूरा ब्रॉडर पिक्चर रखा जाएगा, और फिर ये फ्यूचर में हम लोग साथ मिलकर साथ इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। इन्हीं मकासद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। ये कब हो रही है और किस जगह? ये 15-16 नवंबर को, 15-16 नवंबर 2025 लखनऊ जो है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, ईदगाह जो है लखनऊ में, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की जाएगी इंशाल्लाह। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, अब हम लोग स्लो नहीं रह सकते इस दुनिया में। दुनिया कितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही है और हम लोग माशाल्लाह चाय पीने में 1 घंटा लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो माइंडसेट डेवलप करने की, और खास तौर पर हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में जो हम लोगों का आबाई इलाका है तो वहाँ पर ये काम ज्यादा करने की जरूरत है इंशाल्लाह। इस मुल्क में मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली या जितने भी मुसलमानों के अकाबरीन गुजरे हैं, उनकी जो फिक्र है उन्हीं को जहन में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और चल रही है माशाल्लाह। हम चाहते हैं कि मतलब मेरे दिल से निकलकर बात तेरे दिल तक पहुंच जाए, तो ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनके दिल में एक चिराग जलाना चाहते हैं। नौजवानों को आगे आना होगा, उनको ये बताना होगा कि
देखिए मुझ में वो स्पार्क है, मुझ में वो चिंगारी है, आप मुझे मदद करें, मुझ में वो पर मौजूद है, मुझे उड़ने में कुछ दुश्वारी है, उसको दूर करने के लिए आप मेरी मदद करें। ना सिर्फ एएमपी बल्कि हिंदुस्तान की हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वो मदद करने को तैयार है। बढ़कर छीन ले साकी मीना उसी का है। तो ये कोशिश हमारे नौजवानों को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए बात, और ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए इंशाल्लाह। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चा मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है क्रिएटिव विजन के एक नए पॉडकास्ट में, और मैं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल अहद आप सबका खैर मकदम करता हूं। आदाब। दोस्तों, आज हम एक सफ़र के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन का सफ़र नहीं बल्कि एक सोच है। हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की, जिसने पिछले कुछ सालों में ही एक मुल्क में अपना एक मुकाम हासिल किया है और एक मूवमेंट के तौर पे उभरा है। और इस सफ़र की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 17 सालों में जो कुछ हासिल किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो बानी और जो सदर हैं, फाउंडर हैं आमिर इद्रिसी साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे तमाम ऐसे पहलुओं पर कि मुल्क के मुसलमानों की कम्युनिटी की, उनकी एजुकेशन की, उनके एम्पावरमेंट के हाल पे एमपी किस तरीके से काम कर रही है, एमपी की सोच क्या है, और एमपी किस सिमत में, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जनाब आमिर इद्रिसी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका क्रिएटिव विजन के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत गुफ्तगू जो होगी बहुत दिलचस्प होगी, लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अहद साहब इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। और ज़रूर ये गुफ्तगू इंशाल्लाह दिलचस्प होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी साथ साथ में। ज़रूर भाई। तो सवाल वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कि अक्सर सवाल शुरू होता है कि क्या सोच थी आपकी कि क्यों, क्या ख्याल आया आपको कि एएमपी की शुरुआत करते हैं, और क्यों आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि भाई मुस्लिम यूथ्स को या मुसलमानों को एएमपी के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने के लिए कुछ करने की ख्वाहिश तो बचपन से थी। बचपन से ही मैं चाहता था कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए कम्युनिटी के लिए, कुछ पॉजिटिव किया जाए। लेकिन जब हम लोग मैं कॉलेज मुकम्मल कर के बाहर निकला, तकरीबन उसी वक्त में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की जो मजमूई सूरत हाल है उसको पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया था। हर जगह सेमिनार, सिम्पोजियम्स, कॉन्फ्रेंसेस में ये बात हो रही थी कि मुसलमानों के हालात जो हैं वो दलितों से भी बदतर हैं। ये सोच कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती थी। यूँ लगता था कि हम सभी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और हम लोगों को इसको सुधारने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। इस पर बहुत गौर व फिक्र करने के बाद ये महसूस हुआ कि कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खासतौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं जी, ये हजरात कम्युनिटी के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, तो ये कम्युनिटी के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। इस सोच को सामने रखते हुए एएमपी की बुनियाद डाली गई ताकि इन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और इनके जरिए कम्युनिटी का कुछ काम किया जाए। और ये तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह। चलिए, बहुत खूब। तो जब शुरुआत की आपने, तो लोगों का शुरुआत में होता है कि अक्सर शुरुआत में बड़े मसाइल पेश आते हैं जी। तो लोगों का सपोर्ट मिला आपको कि मुश्किलें पेश आईं? देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ का फाउंडेशन अगर डाला जाएगा तो वो मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है और उसमें लंबा वक्त लगता है, जो हम लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन कहीं किसी किस्म की कोई मुखालिफत, परेशानी एज सच नहीं आई, लेकिन टाइम बहुत लगा, मेहनत करनी पड़ी, लगातार मेहनत करनी पड़ी, वो हम करते गए माशाल्लाह। जिस दिन से शुरुआत की थी आज तक कभी भी कहीं नहीं रुके हैं, कहीं नहीं झुके हैं, बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इस तरह कोई काम करना चाहते हैं उनको ये सोच हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हम बिगर रुके हुए अपना काम लगातार करते जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। बहुत खूब। जैसा कि बहुत से लोग जो एमपी से जुड़े हैं या जो वाकफियत रखते हैं एमपी के बारे में, बहुत कुछ एमपी के बारे में जानते हैं, तो आप बेसिक कुछ एमपी के बारे में बता सकते हैं कि किस सिमत में एमपी काम करती है, किस सेक्टर्स में काम करती है, प्लस आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या क्या हैं?
देखिए, कम्युनिटी के जो सबसे बुनियादी मसाइल हैं वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल कम्युनिटी के एम्पावरमेंट की जरूरत है। और एएमपी ने इन्हीं मुद्दों को अपना जो है, इन्हीं चीज़ों को अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। हम लोग सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के डोमेन में काम करते हैं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो पहले दिन से हमने शुरू किया कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएं और वहाँ बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हर इंसान इसमें इन्वॉल्व हो और वो फील करे कि उसकी वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं और वो अपने कंट्रीब्यूशन को खुद फील कर सके। तो हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ मिलकर करियर गाइडेंस के सेमिनार्स करते हैं पूरे मुल्क भर में, फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स करते हैं, स्कूल ओनर्स के साथ काम करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ उनके मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। इसी के साथ साथ फिर एम्प्लॉयमेंट एक एरिया है जिसमें हमने डे 1 से काम करना शुरू किया था, क्योंकि हम सब लोग एक कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग थे। तो वहाँ पर लोगों को किस तरह नौकरियाँ दिलाई जाएं, किस तरह मदद की जाए, ये सिलसिला हमने शुरू किया था, शुरुआत एकदम बिल्कुल अर्ली डेज में ही। तो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस हम लोगों का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं। पूरे मुल्क भर में आज के वक्त में जॉब फेयर्स, जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख बच्चों को हम अब तक जॉब दिला पाए हैं, माशाल्लाह। बहुत खूब जी। तो उसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पर, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करते हैं साल भर। मुल्क में हमारे ट्रेनर्स, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं सीनियर लेवल के, वो सब लोग अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग मुनाकिद करते रहते हैं और हर साल तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज इस प्रोग्राम के तहत निकलते हैं, माशाल्लाह। फिर जो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो उसके लिए हम मोबिलाइज करते हैं कम्युनिटी में कि जो फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, इसको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत खास तौर पे जाना जाता है। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। गवर्नमेंट्स के जरिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनके लिए बच्चों को मोबिलाइज करते हैं, माशाल्लाह। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर खास तौर पर कुछ और अहम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी हो तो हमारा एक नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन पिछले 5 सालों से चला रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा। पूरे मुल्क से चलता है। तकरीबन इस साल उसमें 2 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। 1200 से ज्यादा माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लॉक्स में इंडिया के एग्जाम सेंटर्स बनेंगे। ये नेशनल टैलेंट सर्च में, नेशनल टैलेंट सर्च में ये फिजिकली इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंडक्ट करती पूरे इंडिया में। तो गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन शायद होते होंगे इतने बड़े, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं जानता कि जो इतने बड़े लेवल पर कोई एग्जाम कंडक्ट करती होगी। किस क्लास के बच्चे मतलब ये एनटीएस दे सकते हैं और क्या मकसद है आपका? देखिए, बेसिकली इस पूरे कंपटीशन का सबसे बुनियादी मकसद है वो है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाया जाए। हाँ, हम लोग बड़े शहरों में होते हैं तो शायद वहाँ बच्चों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मालूमात ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप जो है टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाएंगे, टाउन्स में जाएंगे, गाँव तक पहुंचेंगे, तो वहाँ लोगों को इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में, गवर्नमेंट की जो INIs हैं उनके बारे में, और जो दूसरे बड़े इदारे चलते हैं इनके बारे में मालूम ही नहीं है, बच्चे जानते ही नहीं है। अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ, अवेयरनेस की। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर लोगों को मालूम होगी तो लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो हम लोग इस एग्जाम के जरिए पूरे मुल्क के कोने कोने में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उन बच्चों की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाते हैं। जब एक बच्चा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू करता है तब उसके रास्ते खुलते हैं। तो ये दूसरा मकसद है। और तीसरा बड़ा मकसद ये है कि इन कॉम्पिटिशन के जरिए हम मुल्क के जो ज़हीन तरीन तलबा है उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि फिर उनके साथ मिलकर काम किया जाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनको गाइडेंस और कोचिंग दी जाए। तो हमने मुल्क की तकरीबन 50 अलग अलग जो बहुत ही मशहूर और मारूफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ जोड़ा है। मतलब एक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप मॉडल बनाया है और वो सब लोगों ने हम लोगों को फ्री सीट्स ऑफर की है। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए, हमारी ख्वाहिश है जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, कि कम से कम 1000 बच्चों को पूरे मुल्क से सिलेक्ट किया जाए और इन इदारों में फ्री एजुकेशन के लिए उनका दाखिला कराया जाए। ये बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा विजन है। आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कोशिश हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो एजुकेशन में जैसा कि आप काफ़ी अवेयरनेस आप बता रहे हैं कि एनटीएस के जरिए भी हो रही है और कैरियर गाइडेंस सेमिनार भी करते हैं, और एजुकेशन में कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ी भी बहुत है पहले से। बिल्कुल। लेकिन जब हम करियर गाइडेंस की बात करते हैं या करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वहाँ कहीं हम पीछे रह जाते हैं।
एज अ कम्युनिटी जी। उसके लिए एमपी आप क्या कर रही है, उसके आपके लिए कोई इस ख्याल है आपका? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात छेड़ी है जी, कम्युनिटी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इन टॉपिक्स पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं है। लोग अपने इदारे बना रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन कुछ इस तरह के जो बेदारी वाले प्रोग्राम्स हैं, रीच आउट वाले प्रोग्राम्स हैं, ये कम कम ऑर्गेनाइजेशन या बहुत छोटे सतहों पर हो रहा है। या अगर ये कहीं होता है तो शायद बड़े शहरों में इस पर थोड़ी सी बात ज्यादा होती है, लेकिन एज अ कम्युनिटी पूरे मुल्क के कोने कोने तक पहुंचकर ये बातें की जाए, ये जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी ने ये तय किया है कि हम हर घर, हर बस्ती, हर मोहल्ला, हर गांव, हर स्कूल कॉलेज तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और वहां के बच्चों को कम से कम ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाएंगे कि देखिए दुनिया में आज क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है, क्या रास्ते हैं, कैसे उस पर सफर किया जा सकता है। ये बातें हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जो आपने कहा कि अवेयरनेस बढ़ी है, नो डाउट अवेयरनेस बढ़ी है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है कम्युनिटी में। कम्युनिटी जो है पहले के मुकाबले में आगे की सिमत में सफर कर रही है माशाल्लाह, और ये सफर की रफ्तार भी अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन जो हम लोगों को आइडियल सिचुएशन चाहिए, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं, और वो आइडियल सिचुएशन तब ही हासिल हो सकती है जब हम हर घर तक पहुंचेंगे, खास तौर पर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स। मेरा मकसद जो है बुनियादी तौर पर कि हम जो सेकेंड लेवल के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, थर्ड लेवल के 3 टायर सिटीज जिनको हम कहते हैं, या टाउन्स जो हैं वो गांव यहाँ पहुंचे, और इन्हीं बातों को जो बॉम्बे, बैंगलोर, लखनऊ, दिल्ली में होती है, उन बातों को हम लोग बहराइच, किशनगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद भी लेकर चले, बिल्कुल, तब कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आपकी नज़र में जैसे कि आप तमाम उसमें काम कर रहे हैं शोबों में, तो ये जो हमारी एज अ कम्युनिटी जो परेशानी रही हमारी, तो ये मेन परेशानी हमारी रिसोर्सेज की रही है कि कहीं विजन की प्रॉब्लम है एज अ कम्युनिटी हमारी? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी काम के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो मैं समझता हूँ कि एस्पिरेशन का ना होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ, हर जगह ये बात बोलता हूँ, चाहे वो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हों, लीडर्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, इन सब ने बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, और उस बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत की जरूरत है वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। रिजल्ट देना अल्लाह पाक का काम है। आपने अपनी कोशिश की, नेक कोशिश की, कामिल यकीन रखिए अल्लाह जरूर मदद करेगा, अल्लाह उसके लिए असबाब खुद मुहैया कराएगा। एएमपी उसकी जीती जागती मिसाल है। हम सब लोगों ने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, आप यकीन जानिएगा, नाश्ता कराने के लिए उस दिन हम लोगों के पास पैसा नहीं था। हमने कंट्रीब्यूशन करके 35 लोगों की मीटिंग का नाश्ता, चाय पानी का इंतजाम कंट्रीब्यूशन के जरिए हम सारे दोस्तों ने किया था, और आज आप जानते हैं कि एमपी किस मकाम पर है पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि जो कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़े ख्वाब देखें, बड़ी चीजों के बारे में सोचें, और उसमें हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनको वैसे ख्वाब देखने वाला बनाएं, मतलब उनकी जहन साजी करना ये हमारा काम है। जिनको समझ में आता है उनका काम है कि जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको समझाएं चलकर। तो ये एएमपी का एक आप कहते हैं बिटवीन द लाइंस, ये एक बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। क्योंकि तमाम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स आपके चलते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया अभी जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि कम वक्त में सबसे इम्पैक्टफुल वो कौन सा काम है जो आपके नज़दीक आपको लगता है कि एमपी का उस काम ने या उस प्रोजेक्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा किया कम्युनिटी में? 3-4 प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में जिनकी वजह से ज़बरदस्त काम हुआ माशाल्लाह, जिसमें मैंने एक NTS के बारे में, नेशनल टैलेंट सर्च के बारे में आपको बताया जी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो indiazakat.com है। हम एएमपी का अपना एक ज़कात फंड पिछले 15 सालों से चल रहा था, 2013 में हमने शुरू किया था। उसमें छोटे पैमाने पर हम लोगों की मदद करते थे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के डोमेन में। 2020 में हमने इंडिया के मुसलमानों के जरिए चलाया जाने वाला पहला और वाहिद ज़कात बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम है indiazakat.com। माशाल्लाह उसकी कामयाबी इतनी शानदार है कि आप दुनिया के किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से उसका कंपैरिजन कर लीजिए। जो सक्सेस इंडिया ज़कात को पहले महीने में मिली, पहले साल में मिली, पहले 5 सालों में मिली, ये दुनिया के किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को नहीं मिली है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने अच्छे बड़े जो मतलब यानी कि प्रोफेशनली चलने वाले या फॉर प्रॉफिट चलने वाले क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनको भी इनिशियल डेज में इतनी कामयाबी नहीं मिली है। ये मैं समझता हूँ बिकॉज ऑफ एएमपी, इट्स नेटवर्क, इट्स क्रेडिबिलिटी। माशाल्लाह इंडिया ज़कात को लोगों ने जबरदस्त रेस्पॉन्स किया। इसके जरिए अब तक हजारों बच्चों की एजुकेशन की फीस भरी गई है,
हजारों लोगों को हेल्थ केयर में मदद की गई है। आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे पिछले तकरीबन 5 सालों में तकरीबन 95,000 डोनेशंस आए हैं। 30-35 हजार लोगों ने डोनेट किया है। ऐसे 30-35 हजार लोगों तक हम लोगों को पहुंचना हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना हो तो ये कितना मुश्किल काम है। तो ये एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया उसमें एक जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, उस पर लोगों को ट्रस्ट आया। एक बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है विच कैन बी कंपेयर्ड विथ एनी ISO सर्टिफाइड, आप कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर रखी हुई है। एवरीथिंग इज डायनामिक, रियल टाइम, आपकी आंखों के सामने हर चीज दिखाई देती है, हर हिसाब किताब आंखों के सामने है, लाइव चल रहा है माशाल्लाह। उस वजह से ये साल दर साल बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो इसका एक जबरदस्त रिजल्ट indiazakat.com का आया। तीसरी अहम चीज जो हम लोगों ने NGOs को साथ में जोड़ना शुरू किया जी। हमने जब Day 1 को AMP शुरू की थी तब से ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना ये हम लोगों का एक तरीका रहा है माशाल्लाह। ये सिलसिला साल दर साल आगे बढ़ता रहा। फिर हम लोगों ने NGO कनेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें लोगों को साथ जोड़ते गए और साथ काम करते गए। जहां जिस शहर में पहुंचे वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर NGO अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया। ये पूरे प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ राब्ते में हैं जी। दे आर कनेक्टेड विद अस। तो इनका कोई नया प्लेटफॉर्म या नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई हम लोगों ने। हमने इन सबको साथ लिया, इनके साथ जुड़ के AMP के प्रोजेक्ट्स पर काम किया, इनके साथ जुड़कर इनकी अपनी ट्रेनिंग के लिए, इनके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, इनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना शुरू किया। इस वजह से पूरे मुल्क में जिस नेटवर्क की बात होती है AMP की, ये इन पार्टनर्स की वजह से या ये जो इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी वजह से अचीव कर पाए माशाल्लाह। जैसे कि आप कहते भी हैं कि AMP सिर्फ एक कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात है 100%। तो ये जो आपका जो जुमला है या जो AMP की सोच है, ये एक सिर्फ फिलॉसफी है या इसको ग्राउंड पे आप किस तरीके से उतार पाते हैं? देखिए, मैं आपको कह दूं, आप हमारे किसी जॉब फेयर में आइए, आप खुद पर्सनली तो जानते ही हैं जी जी। ऑडियंस में से लोग जॉब फेयर में और देखें कि उस जॉब फेयर में जॉब लेने के लिए कौन आ रहा है, जॉब देने के लिए कौन आ रहा है। उसको ऑर्गेनाइज एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। मैं उस चीज को वाजे करना लोगों को आकर देखना पड़ेगा जी जी कि वहाँ जॉब देने के लिए 100 से ज्यादा कंपनीज हर जॉब फेयर में होती है। आज इस वक्त हम लोग यहाँ इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब फेयर चल रहा है। अच्छा, वंडरफुल है ना। तो वहाँ और जॉब देने के लिए 100 से ज्यादा कंपनीज हैं, उसमें शायद एक कंपनी भी मुसलमान ना हो, बेशक, है ना। इन नेचर जॉब लेने के लिए वहाँ 2,000 बच्चे आए होंगे, उसमें 1,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो हमारे दूसरे जो मजहब के मानने वाले लोग होते हैं वो बच्चे हैं। तो हमारे सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, करियर गाइडेंस होते हैं, जो कुछ ये खुद नेशनल टैलेंट सर्च है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है पूरे मुल्क के हर शख्स के लिए ओपन है। तो AMP एक ट्रू सेंस में नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उस सिमत में काम कर रही है। हमारे स्पीकर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो बहुत सारे जो है दूसरे मजहब के मानने वाले हमारे बिरादरान होते हैं माशाल्लाह। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक जो होता है ना कम्युनल हार्मोनी क्रिएट करना, साथ काम करना। और हमारे जो साथी मेंबर्स हैं ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड विथ दी पीपल ऑफ अदर फेथ। तो वो साथ जुड़ के काम करना, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हम लोग, शायद उसको बहुत ज्यादा हम लोग मार्केट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये सारा काम एक साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत खूब। अब जो हमारा यूथ आपने देखा होगा, इसमें बेसिकली क्या है कि एक बहुत बड़ी आबादी यूथ की है, हिंदुस्तान में है, भारत में है, तो एज अ कम्युनिटी मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी यूथ की आबादी है जी। उनमें बेसिकली उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए, ताकि उनकी जो आने वाले करियर में है उनके लिए और अपॉर्चुनिटी हो सके, उसके लिए AMP कुछ ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रही है या कुछ आपके जहन में ख्याल है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो लीडर्स हैं कम्युनिटी के, इनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो एक नौजवानों का देश है, और उसमें भी मुसलमान जो है कम्युनिटी वो उससे भी ज्यादा नौजवान है। आप डेटा देख ले तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो यूथ का रेशो है वो जो नेशनल रेशो से काफी आगे है जी। तो उस लिहाज से हम लोगों की
ये अच्छा लगता है सुनने में, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिसके पास जितने ज्यादा नौजवान है उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इस बात को अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी समझें, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन जो इदारे चला रही हैं जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, सीनियर कॉलेजेस हैं, इन सब ने भी इस बात को एक मिशन लेना चाहिए कि अवेयरनेस, तालीमी बेदारी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मोटिवेशन, इस सिलसिले इसको भी एक एरिया समझ के इसमें भी काम करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और सीनियर कॉलेजेस मुल्क के हर हिस्से में चल रही हैं। बिल्कुल, वो सब लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रीच आउट का प्रोग्राम्स बनाना शुरू करें। छोटी स्कूल्स हैं, छोटे गली मतलब यानी कि मोहल्ले हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहां पहुंचे, वहां लोगों को जमा करें, वहां बात करें। सबसे अहम काम उनका ये है कि बच्चों को सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उनको बताया जाए कि दुनिया किस तेजी के साथ और किस सिमत में किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, ये बताना, उनके में एस्पिरेशन जगाना। उसको अगर ख्वाब ही नहीं होगा, वो समझता है कि ठीक है मैं ड्राइवर बन जाऊंगा जिंदगी चल जाएगी, मैकेनिक बन जाऊंगा जिंदगी चल जाएगी, तो जिसका ख्वाब नहीं होगा उसको ताबीर भी नहीं मिलेगी। जिसके दिमाग में मंजिल का एक खाका नहीं होगा, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो हम लोगों को उनको ये बताना पड़ेगा कि देखिए दुनिया कितनी वाइड ओपन है, सबके लिए ओपन है। जो कोशिश करेगा, दुनिया जाए असबाब है, जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा उसको नतीजा मिलेगा, जो घर बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उनके बीच में ये एक सोच को डेवलप करना, ये सबसे अहम काम है। जब सोच डेवलप होती है, लोग कोशिश करते हैं, तो वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, है ना। हमारे इदारे हो ना हो, वो बच्चे खुद कहीं ना कहीं जाकर पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये दूसरे लेवल का काम है। तीसरा मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर नए इदारे बनाने की जरूरत है। आज के दौर के तौर पर जिन इदारों की जरूरत है वैसे इदारे बनाने की जरूरत है, चाहे वो छोटे से प्राइमरी स्कूल्स हों, नॉर्मल स्कूल्स हों, रेजिडेंशियल स्कूल्स हों, या आज के दौर में स्किल बेस्ड स्कूल्स, जो कॉलेज एजुकेशन की बात चल रही वो हो, या फिर INIs में ले जाने की बात हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने की बात हो, इन सब के लिए नए इदारे साजी की जरूरत है। मुसलमानों में अभी भी कम्युनिटी में इदारे बहुत कम है, तो ये एक दूसरा लेवल है जिस पे काम करना है। तीसरा काम यह है कि जो एग्जिस्टिंग इदारे हमारे काम कर रहे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, तो उनमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उनके अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, इस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और ये काम कोई बाहर वाला आकर नहीं कर सकता, ये इसकी ख्वाहिश और चाहत विद इन द कम्युनिटी कह लें या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो करना पड़ेगा। इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी, बहुत लोग मिल जाएंगे जो मदद करेंगे। ये आप ऑर्गेनाइजेशन या इदारा साजी की तो बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। लेकिन खास तौर से जैसे आपने अभी INIs की बात की या नए इदारों के बनने की बात की, न्यू इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार घूम के अगर कम्युनिटी में बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि बार बार मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात आ जाती है कि नहीं, सब मदरसे के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके मॉडर्नाइजेशन की लोग बात करने लगते हैं। नए इदारों का कायम होना ज्यादा जरूरी है कि ये मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को के भी फेवर में आप हैं, और उसमें भी क्या होना चाहिए? देखिए बहुत सारे मसाइल हैं कम्युनिटी के, हर मसले को अलग तौर से देखने की जरूरत है और उसको अलग हल की जरूरत है। और जिस सेगमेंट पर आप काम करना चाहते हैं, कम से कम उससे तो बात करना पड़ेगा सोल्यूशन बनाने के लिए। आप अपने बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं, है ना, आप अपने ऑफिस में बैठ के मदारिस पे चर्चा करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये तरीका मुनासिब नहीं है। एक फैशन बन गया है कि लोग आमतौर पर मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं या मदरसे के लोगों को बैकवर्ड समझते हैं। मैं इन तमाम बातों के सख्त मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ मदरसा बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लोगों का इदारा है, बहुत जबरदस्त और आला सोच रखने वालों का इदारा है माशाल्लाह। वहां कुछ कमी खामी हो सकती है, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसी तरह एक मदरसे में भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसका नेचर बदला नहीं जा सकता। यानी उस इंस्टीट्यूशन का जो नेचर है वो नहीं बदला जा सकता। एक मेडिकल कॉलेज को आप इंजीनियर बनाने के लिए नहीं कह सकते, एक इंजीनियरिंग कॉलेज को आप जो है डॉक्टर बनाने की बात नहीं कर सकते। तो एक मदरसे को आप ऐसे क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आर्किटेक्ट भी बनाएगा, साइंटिस्ट भी बनाएगा, इंजीनियर भी बनाएगा? भाई वो दीनी और मजहबी तालीम देने वाला इदारा है, वो वही करेगा। ठीक है, वो उसकी बुनियादी तालीम मुकम्मल होने के बाद वो बच्चा फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये सोच, ये जो है ना फिक्र लोगों में आम होनी चाहिए। जो जहां बैठता है वो मदरसे की बात करता है, मदरसे को इम्प्रूव करना है, तो ये दिमाग में रखें। और उसके बाद ठीक है, जो बुनियादी नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ने की अक्सर जो बातें होती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी है, किसके पास, मतलब कौन, आप किस मदरसे के फारिग को आपने ये देखा कि वो एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा है आपसे आकर? कोई कहीं नहीं जाता माशाल्लाह, बहुत खुश हैं वो लोग।
मदरसा पढ़ने वाले, और हैं कितने लोग? 3 से 4% लोग। हाँ, जो ये इम्पोर्टेंट बात है। आप सिर्फ उनके बारे में बात करते, आपको बहुत काम करना है तो 96%, 96% दूसरे बच्चे हैं, आइए चलिए काम करिए, हम लोग सपोर्ट करते हैं आपको। मदरसे का रिफॉर्म मदरसे वालों के साथ मिलकर किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। उसका नेचर तब्दील नहीं किया जा सकता। उसमें भाई आप जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज की ट्रेनिंग को और मजबूत करें, है ना। बेसिक मैथ्स और साइंस की जो ट्रेनिंग है उसको मजबूत करें। आज का दौर कम्युनिकेशन का दौर है, उसको मजबूत करें। टेक्नोलॉजी आज सबको आनी चाहिए, है ना, वो सिखाने पे फिक्र बढ़े। और वो मुझे लगता है कि मुल्क भर के मदारिस कर रहे हैं। कहीं रफ्तार स्लो हो सकती है, कहीं रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्र सबके पास है। तो उसका नेचर मत तब्दील करें, उनको सपोर्ट करें, ये बुनियादी तौर पर। यूथ की बात की हमने, एजुकेशन की बात की, मुल्क की जो आधी आबादी की बात होती है, अक्सर बड़ी तादाद में विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो इस आधी आबादी के लिए, खासतौर से औरतों के लिए एमपी किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस एमपी में उनका पार्टिसिपेशन किस लेवल का है, किस तरीके से एमपी ने उनको अपने साथ जोड़ा है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। तो सबसे पहला तो आंसर ये है कि हम लोग जो है खवातीन को, है ना, फीमेल्स को अलग रख के कोई बात सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इट इज वाइड ओपन फॉर एवरीबॉडी। मैं मिसाल के तौर पर अगर आपको बात करूं कि एमपी के प्रोजेक्ट्स के जो बेनिफिशियरीज है, जो स्कॉलरशिप देती है एमपी, आप उसमें जाकर देखेंगे तो मोर देन 60% उसके बेनिफिशियरीज जो है वो लड़कियां हैं, माशाल्लाह। तो अलग से कुछ देने की बात शायद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें लड़कियां बेनिफिशियरीज ज्यादा है। आप एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम की बात कर लें, आप करियर गाइडेंस सेमिनार्स की बात कर लें, खुद एनटीएस जो हमारा नेशनल टैलेंट सर्च है, उसमें आप देखें लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, माशाल्लाह। तो हर प्रोजेक्ट में जो उसके विनर्स हैं वो देख लें, हर प्रोजेक्ट में इस तरीके से हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। इक्वल से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि इक्वल से ज्यादा उनको रीच आउट करते हैं, माशाल्लाह। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सब अनकॉन्शियसली ये एक जो है ना तरीकेकार है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पूछें तो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप से लेके एकदम आखिरी यूनिट तक खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद है, माशाल्लाह। किसी भी मुस्लिम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप में, जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शायद कम ही खवातीन आप देखते होंगे। हमारे यहाँ आप समझते हैं कि कम से कम मुझे लगता है 25 से 30% लेडीज इस वक्त मौजूद है अभी। अच्छा। और वो नंबर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप हमारा जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जो हेड है वो एक लेडी है, माशाल्लाह। हमारा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है तमिलनाडु, उसकी हेड लेडी है, माशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की तो खास बात यह है कि दोनों सेक्रेटरीज है वो भी लड़की, मतलब वो भी लेडीज है, माशाल्लाह। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर कम्युनिटी की बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है आपके क्वेश्चन का, तो मैं समझता हूं कि लड़कियों ने तालीम के मैदान में बाजी मार ली है, माशाल्लाह। और ये फिक्रमंद होने वाली बात नहीं है, मैं समझता हूँ ये खुश होने वाली बात है जी। ये जो है ना हम लोगों को खुश होना चाहिए कि कम्युनिटी में लड़कियां आला तालीम की तरफ ज्यादा राग़िब हो रही हैं। उसमें जो रिसेंट सर्वे है ऑल इंडिया हायर एजुकेशन वाला, उसमें आप देखेंगे तो जो ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमान तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें 56% लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। तो यानी कि हाफ से ज्यादा लड़कियां हैं, माशाल्लाह। तो इस बात को लेकर फिक्रमंद होते हैं लोग, फिक्र जायज भी है। उस फिक्र को दूर करने के लिए हम लोगों को अच्छी तरबियत और अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो साथ साथ होना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए इसका पॉजिटिव साइड कि ये जो लड़कियां आज तालीम याफ्ता हो रही हैं, जब इनकी नस्लें आएंगी अगली बार तो वो जो है ना इनकलाब बर्पा करेंगी, है ना। अभी जो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, इनके वालिदैन, इनकी माएँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये इतना कमाल कर रही है बच्चियां। ये जो पढ़ी लिखी बच्चियों की नस्लें जब आगे आएंगी इंशाल्लाह, तो एक बहुत ही एम्पावर्ड, बहुत पावरफुल जनरेशन आने वाली है कम्युनिटी में। इस बात को जहन में हम लोगों को रखना चाहिए इंशाल्लाह। तो ये दे विल चेंज द सिनेरियो इंशाल्लाह। कम्युनिटी में जितने प्रॉब्लम्स है उसको ये लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आजकल कुछ वक्त से हम लोग भी देख रहे हैं और ख़ास तौर से उसकी चर्चा भी बहुत है सोसाइटी में, जो 25 साल के रोड मैप पे एमपी काम कर रही है। तो इस 25 साल के रोड मैप का ख्याल कैसे आपके जहन में आया? क्या इसकी ज़रूरत महसूस हुई? और अभी जो आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ या जो एमएलएज के साथ तमाम स्टेट्स के जो मीटिंग्स की हैं, उसका क्या पर्पस है? देखिए, मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम पूरे हिंदुस्तान का, हमारी जो नेशनल लीडरशिप है वो लगातार दौरा करती रहती है। सिर्फ बड़े शहरों में नहीं जानते,
आप भी मेरे साथ रहे, हम लोगों ने बिहार के इंटीरियर्स का दौरा किया माशाल्लाह। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जी। जो एक बात सबसे स्ट्रांग मैंने महसूस की वो ये है कि पूरी कम्युनिटी में मुखलिस अफराद की कमी नहीं है। भरी पड़ी है कम्युनिटी मुखलिस अफराद से जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश है। उनका प्रॉब्लम बेचारों का ये है कि उनको ये नहीं मालूम कि क्या करना है, उनको ये नहीं मालूम कि कैसे करना है। अगर उनको मालूम भी है, वो कुछ रिसोर्सेज भी रखते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अच्छा हर आदमी जो है अपने अपने तौर पर एडहॉक किस्म से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक गाइडेड प्लान होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, है ना, एक डॉक्यूमेंट व्हाइट पेपर होना चाहिए कम्युनिटी के लिए। इतनी बड़ी कम्युनिटी है और वो बगैर किसी प्लान के यहाँ बढ़ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर सुधारना होगा। और ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। हमने महसूस किया इस बात को और इनिशिएट किया कि देयर शुड लेट्स मेक अ 25-year रोड मैप ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इस उन्वान के तहत ये एक हमने मीटिंग शुरू की, लोगों से बातचीत, क्या ऐसा हो सकता है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा पूरे मुल्क में। फिर इसकी हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी जिसमें मुल्क के बड़े एकेडमिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो लोग जिनका ये काम है एक्सपर्ट्स का, उनकी टीम बनाई। अब उसको उस टीम के जरिए कंसल्टेशन को मजीद हमने बढ़ाया आगे। तो हमने अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बातचीत शुरू की, उनके स्टूडेंट से बातचीत शुरू की, एनजीओ से बातचीत शुरू की। फिर उसी में हम लोगों ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करने का फैसला किया। उसी सिलसिले में हम लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो मीटिंग की थी, जिसमें तकरीबन 20-25 एमपीज खुद मीटिंग में आए थे और पर्सनली हम लोग और 20-25 लोगों से मुलाकात की हमने। उन सबसे उनके इनपुट्स लिए, एमएलए से, खासतौर पर ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहां के स्टेट में एमएलए से हम लोगों ने, एमएलए मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो जीत के एमएलए बने हुए हैं, पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग हैं, उन तमाम लोगों से भी बातचीत शुरू की, क्योंकि बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड विद पीपल ऑन द ग्राउंड। तो ये सारा सिलसिला एक कंसल्टेशन का चल रहा है। एक अच्छा डॉक्यूमेंट, एक अच्छा रोड मैप, एक 100 पॉइंट सोल्यूशन प्रोग्राम आप जिसे कह सकते हैं, ये हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और कम्युनिटी के सामने पेश करेंगे। कम्युनिटी के सामने पेश करने का मतलब ये है कि हम इस प्लान को लेकर इंशाल्लाह, और प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, प्लान के पीछे एक बड़ी टीम होगी जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो भी सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, वो देगी इंशाल्लाह। इस प्लान को लेकर हमने तय किया है कि मुल्क भर में जाएंगे। खुसूसियत के साथ हमने 130 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की है मुल्क की, जो मोस्ट बैकवर्ड है एंड जहां पर मुसलमानों की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन और तादाद रहती है। ऐसे 130 डिस्ट्रिक्ट हमने आइडेंटिफाई की है। उन 130 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने का इरादा है, वहां जाने का इरादा है, वहां ये प्लान पेश करेंगे। और ये जो 130 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, इन 5 स्टेट्स में ज्यादा, मतलब मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन्हीं 5 स्टेट्स में है। तो ये जो पूरा बेल्ट है, हम और आप सब जानते हैं कि यहीं पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इन जगहों पर पहुंचना, वहां प्लान पेश करना, वहां लोकल टीम को मोबिलाइज करना, गाइड करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इसका बुनियादी इंशाल्लाह मकसद रहने वाला है। बहुत खूब। तो ये जो खास तौर से जो ये 25 साल का आपका प्रोग्राम है, अब एजुकेशन पे आप काम कर रहे हैं कि इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं या लीडरशिप पे बेसिकली काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई एजेंडा इसमें आपका शामिल है या कुछ और अहम मुद्दे हैं जो अब इस 25 साल के प्रोग्राम में कवर करेंगे? दूसरी चीज कि गवर्नमेंट को कैसे आप इसमें, किस तरीके से अपने आप को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, या गवर्नमेंट से किस तरीके से डायलॉग आप करेंगे, या किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं कि गवर्नमेंट का आपको मिले, या उनके साथ किस तरीके से कनेक्ट होकर आप इस प्रोग्राम को पेश करेंगे, या एमपी खुद अपने रिसोर्सेज के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके आइए? देखिए, गवर्नमेंट जो होती है माशाल्लाह, वी कैन नॉट रिप्लेस गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट जो काम कर सकती है वो हम लोग नहीं कर सकते, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती जी। ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर गवर्नमेंट की जो अवेलेबल अफर्मेटिव स्कीम्स हैं जो उसका फायदा उठा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट से बात करके उनको अपने हालात बताए जा सकते, उनको अपना एक्चुअल पेन बताया जा सकता है, ताकि वो एक्चुअल दवा दें। आप डॉक्टर है ना, आदमी जब तक अपना दर्द बीमारी नहीं बताएगा तब तक सामने वाला इलाज कैसे करेगा। तो इस सिलसिले में काम करने का इरादा है। सबसे पहला काम ये होगा कि ये जो 25 साल मंसूबा है उसमें बहुत सारी चीजें रहने वाली है ना। उसका बेसिक कैटेगराइजेशन अगर आप कर देंगे तो वो 2 फील्ड में, एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों फील्ड में, और कम से कम 25 अलग अलग कैटेगरीज में उन सॉल्यूशंस को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसका जो सबसे अहम पॉइंट होगा वो होगा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन विद हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जहां पर जैसी गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए और मुसलमान उसके अंदर 100% पार्टिसिपेशन करें। ये एक बहुत बड़ा मकसद उसका रहने वाला है, ये करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट्स के साथ बात करके हम चाहते हैं कि एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस्ट स्कीम्स हैं पूरे इंडिया में, कहीं केरला में अच्छी स्कीम चल रही है, कि कर्नाटका में अच्छी स्कीम चल रही है, तो वो सिमिलर स्कीम्स जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में भी चलनी चाहिए। या अगर उत्तर प्रदेश में अच्छी चल रही है कोई स्कीम, तो वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी चलनी चाहिए। तो इस सिमत में हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेन हो, लोकल लेवल पर इस तरह के एडवोकेसी ग्रुप्स बने जो इस बात पर चर्चा करें, इस बात पर बातचीत करें और वो ये सारे काम इंशाल्लाह करने लगे। तो ये हम लोगों के जहन में बहुत क्लियर है, इस तरह काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक तो जब एमपी की बात आती है कि तो पूरे मुल्क में आप कहते हैं कि जो भी 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी ब्रांचेस हैं और 700-750 से ज़्यादा तहसील लेवल पे आपके ग्राउंड वर्कर्स मौजूद हैं। तो क्या एमपी सिर्फ हिंदुस्तान के लेवल पर ही तक सीमित है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके कोलैबोरेशंस हैं, या तमाम बाहर मुल्कों में भी एमपी उनके साथ भी मिलके वहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं, जो एनआरआईज हैं, मुस्लिम डायस्पोरा है, उनको भी किसी तरीके से आपने कनेक्ट किया अपने प्रोग्राम के साथ? एएमपी की जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात है वो तो प्योरली इंडिया बेस्ड है, इंडिया ही सीमित है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसी में काम करते करते शायद हम लोगों की जिंदगी निकल जाए। रही बात जो इंडियंस, हमारे साथी जो अलग अलग कंट्रीज में बसे हुए हैं, वो भी एएमपी के साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो वो भी अपने रिसोर्सेज के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पे गाइडेंस प्रोग्राम्स वो लोग रन करते हैं, बच्चों की मेंटोरशिप करते हैं, है ना। यहाँ लोकल बच्चों को सपोर्ट करने की बात आती है तो वो करते हैं। तो बस इतना ही हम लोगों का इंटरनेशनली मकसद है, और कोई बहुत ज्यादा एसोसिएशन हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को यहीं सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, अपने मसाइल का हल खुद निकालना पड़ेगा। कोई बाहर से जादू की छड़ी लेकर नहीं आने वाला। हम लोगों को बिट्स बाय बिट्स, पीसेस बाय पीसेस ये पूरी इमारत खड़ी करनी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है मुल्क में, एक बड़ा हिस्सा रहता है, लेकिन जो दूसरी बड़ी आबादी है मुल्क की, जो दूसरे हमारे भाई हैं हिंदू मजहब को मानने वाले, दूसरे मजहब को मानने वाले लोग हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, एक गैप रहा है, कम्युनिकेशन गैप रहा है, कैसे उस गैप को भरा जाए? एमपी सिमत में क्या काम कर रही है ताकि नेशन बिल्डिंग की जो आप बात करते हैं प्रॉपरली, जब तक एक हार्मनी क्रिएट नहीं होगी, एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा, तो उसको कैसे एमपी आपको उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और एमपी इस सिमत में क्या काम कर रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा इशू है कि देयर शुड बी गुड एंड इनफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। और कम्युनिटीज के बीच में इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। ये इंटरेक्शन ग्राउंड पर होना चाहिए, लोगों के दरमियान में होना चाहिए, गांव में, बस्ती में, इलाकों में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई सोशो पॉलिटिकल हालात की बुनियाद पर थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं, है ना, रब्त कम लगने लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत अंधेरा छा गया है। वो बहुत वक्ती तौर पर ऐसे हालात होते हैं। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान सदियों से जो है साथ रहते हुए आए हैं, मोहब्बत से रहते हुए आए हैं। थोड़े दिन की कोई परेशानी इस पूरी कम्युनिटीज को दूर नहीं कर सकती, लेकिन उसमें चूंकि अगर इस बीच में कोई दूरी बढ़ती है, डिफरेंसेस बढ़ते हैं, तो उसका नुकसान जो है वो मुसलमानों को उठाना पड़ता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों ने लेनी होगी। तो मैं समझता हूँ कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो लोकल इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। जो जहां रहता हो वहां की लोकल, जो दूसरे मजहब की मानने वाली सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में काम करने वाले जो जैसे उनके पोएट्स होते होंगे, उनके मुसन्निफीन होते होंगे, तो उनके बीच में आपस में चर्चा, डिस्कशंस, इंटरेक्शंस, ये हम सब लोगों को बढ़ाना चाहिए। एएमपी का एज सच कोई नया कोई अलग से प्रोजेक्ट नहीं है इस तरीके से, हमारे बहुत ज्यादा एजेंडा में भी नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके जरिए हम कोशिश करते हैं सबके लिए काम किए। हमने मिसाल के तौर पे जॉब फेयर्स किए, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जॉब फेयर करते हैं, मंदिरों में जॉब ड्राइव होता है हमारा, कभी चर्चेस में जॉब ड्राइव होते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जॉब फेयर्स, जॉब ड्राइव होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुस्लिम मैनेज नहीं है उनके साथ जॉब फेयर्स होते हैं माशाल्लाह।
तो इस तरीके से प्रैक्टिकली बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क हम बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन दूसरा कोई इस तरीके से अलग से प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस को, हर इंसान को अपने अपने लेवल पर एक ब्रांड एम्बेसडर बन के कम्युनिटी का लोगों के बीच में जाना चाहिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करना चाहिए, और लोग गलतफहमियां फैलाने, खास तौर से जो गलतफहमियां होती हैं उनको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। एक और, क्योंकि आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ और चल भी रहा है, और बहुत जोर शोर से एमपी तैयारी भी कर रही है कि लखनऊ में आप लोग एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं। तो क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको कि एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और क्या इसके मकासद हैं इस एनजीओ कॉन्फ्रेंस के, उसके बारे में ज़रा बताइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा और टाइमली क्वेश्चन है आपका। तो मैंने बताया आपको कि पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हम इन सब के साथ मिलकर काम करते हैं माशाल्लाह, है ना। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को भी मिलकर पार्टनरशिप में एग्जीक्यूट करते हैं। उसका मकसद ही होता है कि वो प्रोजेक्ट्स और वो इनिशिएटिव्स जो है ना, वो नया ट्रेंड सेट करते हैं, उन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को एक नई तरीके से सोचने का अंदाज देते हैं माशाल्लाह। तो हमने जैसे जब जॉब पर काम करना शुरू किया, तो हमने जब ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर हमने एक ही दिन में मुल्क में 100 से ज्यादा लोकेशंस पे जॉब ड्राइव मुनक्किद करने का एक फैसला किया था। बहुत ह्यूज हो गया था, हमने बाद में उसको बंद कर दिया, लेकिन ये हम वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस काम करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन होती हैं, फिर उन्होंने अपने अपने तौर पर ये काम को शुरू किया। तो इसको प्लान बनाने के लिए 25 ईयर प्लान की भी जो बात हो रही है, उनकी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का एक शानदार नेटवर्क चाहिए। हम लोगों को बहुत जबरदस्त साथी चाहिए हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए, ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, इसके पहले भी लखनऊ में कर चुके हैं, उसके पहले दिल्ली में और दूसरे अलग अलग शहरों और स्टेट्स में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम लगातार ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि इन एनजीओस को, इन सोशल लीडर्स को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए। और सबसे पहला काम यह है कि उनकी गोल सेटिंग पर काम किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जाए, उनके सामने करंट सूरत हाल जो है वो रखी जाए, उनके क्या हल हो सकते हैं वो रखा जाए, और एक साथ कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग का एक माहौल तैयार किया जाए, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाए, ताकि लोग एक दूसरे से सीखें। कहीं पर अगर मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन करियर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वही मॉडल सेम टू सेम पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट होना चाहिए। कहीं पर अगर कोई बैतुल माल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो सेम काम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन को हम लाकर सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं एज अ सोल्यूशन पार्टनर। और हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें हिस्सा ले रही हैं, या जिन तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो बिल्कुल वही काम वैसे ही अंदाज में करें, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह गाइड करेंगे उनको। तो हमने जिन 130 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है, उनको इनवाइट कर रहे हैं, खास तौर पर उन डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट कर रहे हैं। और वैसे तो पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट्स के, मुझे लगता है कि 1000 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। लेकिन इन 130 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने फोकस किया हुआ है, और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस को बुला रहे हैं, ताकि उनके सामने ये पूरा ब्रॉडर पिक्चर रखा जाएगा, और फिर ये फ्यूचर में हम लोग साथ मिलकर साथ इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। इन्हीं मकासद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। ये कब हो रही है और किस जगह? ये 15-16 नवंबर को, 15-16 नवंबर 2025 लखनऊ जो है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, ईदगाह जो है लखनऊ में, वहां पर ये ऑर्गेनाइज की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि लखनऊ ही को क्यों चुना आपने इस ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्फ्रेंस के लिए? देखिए, लखनऊ जो है ना, हिंदुस्तान की सबसे अहम रियासत की राजधानी है, और लखनऊ में समझता हूँ कि हिंदुस्तान का दिल है। जिन 130 डिस्ट्रिक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से कम 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां लखनऊ से 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है ना। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है। आप लखनऊ में है, आप पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार, आप लखनऊ से 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह, अच्छा, हमारी टीम यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमारे यहाँ आसानी है, यहाँ कोई चीज को सेंट्रली प्लेस्ड है। हाँ, लोग तहजीबों का शहर है, खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे, मतलब अहले दिल का शहर है, मैं यूं कह सकता हूँ। तो इसलिए हमने ये लखनऊ को चुना है। इसी तरह से कोशिश हम जो है फ्यूचर में ईस्टर्न पार्ट में, यानी कोलकाता साइड में भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या है कि हर काम हम लोगों की सोच के मुताबिक उसी वक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो पाता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी रीजन है लखनऊ में करने का। 100 में से 60 डिस्ट्रिक्ट यही है डॉक्टर साहब।
उत्तर प्रदेश में जी, 80 में से 60 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो वहाँ अगर हम लोगों को काम करना है तो लखनऊ से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। बिल्कुल, ग्राउंड मोबिलाइजेशन। एग्जैक्टली, हमारी टीम यहाँ मजबूत हो गई माशाल्लाह। यहाँ के लोगों के जरिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट पर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट कर दिए हैं। लोग अपने तौर पर इन डिस्ट्रिक्ट्स की को विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक पूरा सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ से। तो इसलिए लखनऊ ही लखनऊ है हर जगह। खैर, अभी आपने एनजीओ कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। एनजीओ कनेक्ट आपका प्रोग्राम है, बड़ी तादाद में एनजीओज आपके साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को ग्राउंड पे करने के लिए एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एनजीओज के सामने किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, या सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे अपने आप को उनको लाने के लिए, उसके बारे में जरा बताइए। मैं समझता हूँ कि जाहिरी तौर पर जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज दिखाई देता है वो फंड्स का है। लोगों को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में। तो उसके लिए जो है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को ये सीखना पड़ेगा कि फंड रेजिंग कैसे की जाए, कैसे बड़े लेवल की फंड रेजिंग करी जा सकती है, या कैसे छोटी छोटी बहुत मामूली किस्म की फंड रेजिंग के जरिए भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। इन पर लगातार एक डिस्कशन होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उन ऑर्गेनाइजेशन को साथ ही साथ पार्टनरशिप मॉडल पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, उसके साथ पार्टनरशिप करके कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये लोगों की नजर में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी नजर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि माइंडसेट डेवलप नहीं है। क्या करना है और कैसे करना है ये नहीं मालूम। तो मैं समझता हूँ अगर ये मालूम होगा तो उसके लिए रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली मोबिलाइज होने शुरू हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो हमारे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको एक राइट प्रोजेक्ट पे काम करे वो, और राइट तरीके से काम करे। सिस्टम्स की दुनिया है, प्रोसेसेस की दुनिया है। आप जब जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो राइट सिस्टम, राइट प्रोसेसेस जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन उनसे सीखें और उस पर काम करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कम्युनिटी में कि कम्युनिटी वक्ती तौर पर बड़े जोश में आ जाती है। कहीं कोई मसला पैदा हो तो मुसलमानों से ज्यादा कोई जोश में नहीं आता, मुसलमानों से ज्यादा कोई काम नहीं करता। आप खाना खिलाने की बात करें, पूरे मुल्क में चैलेंज है मेरा कि मुसलमानों से ज्यादा खाना कोई नहीं खिलाता। लोगों की मदद करने की, रास्ते पे कोई मुसीबत, परेशानी, जलजला, मुसीबत, सैलाब आ जाए, कोरोना आया था, आपने देखा कि सबसे ज्यादा काम उस वक्त बिगर किसी खौफ हो खतर के मुसलमान कर रहे थे। ये जज्बा जो है मुसलमानों का कि वक्त पड़े ना, अगर किसी दिन जोश में आ जाए तो हिमालय पर्वत को पीछे छोड़, मतलब धकेल कर चाइना पहुंचा दे। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव, ये मतलब ये स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की। इन्हीं स्ट्रेंथ को लगातार काम करने पे हम लोगों को मजबूर करना है या मोटिवेट करना है। मैं कहता हूँ वो राइट वर्ड होगा, जो एनजीओ कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मकसद है जी, कि अगर यही काम थोड़ा थोड़ा लगातार करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो ये एक चैलेंज एरिया है कम्युनिटी के लिए कि कम्युनिटी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ तय करें, फिर उस पर लग जाएं, यानी बिल्कुल इस तरह से लग जाएं कि वो दिन और रात का काम हो। 24 घंटा आप दें, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी इंडिविजुअल से। लेकिन अगर आपने तय किया है कि 1 घंटा मैं कम्युनिटी को दूंगा, तो 1 घंटा बगैर रुके हुए, बिला नागा आपको देना है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि 1 घंटा सिर्फ बातचीत करने में दे देना, सिर्फ बात मत करिए, एक्चुअल में काम करिए और काम फास्ट करिए। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, अब हम लोग स्लो नहीं रह सकते इस दुनिया में। दुनिया कितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही है और हम लोग माशाल्लाह चाय पीने में 1 घंटा लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो माइंडसेट डेवलप करने की, और खासतौर पर हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में जो हम लोगों का आबाई इलाका है, तो वहां पर ये काम ज्यादा करने की जरूरत है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सर सैयद को कम्युनिटी एज अ रोल मॉडल के तौर पे देखती है। आपको क्या लगता है कि अगर सर सैयद जिंदा होते हैं तो जो एमपी का मिशन है, ये जो 25 साल का आपका रोड मैप है, इसको देख के वो क्या कहते हैं? अगर सर सैयद आज जिंदा होते हैं तो एएमपी के सबसे बड़े सरपरस्त होते हैं। उनका दिल खुश हो जाता है एएमपी को देखकर, एएमपी के कामों को देखकर। उनको ये महसूस होता कि ये जो एएमपी है ये बिल्कुल उनकी जो फिक्र है, उन्हीं फिक्रों पर जो है बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है। और सिर्फ मतलब एक इदारा नहीं है, बल्कि ये जो है ना पूरे मुल्क में उस सोच को फैलाने के लिए काम कर रही है। तो उसको अगर उल्टा कहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हम लोगों के लिए सादत की बात है। ये हम लोगों ने वो जो फिक्र है, सर सैयद वाली फिक्र है, अल्लामा इकबाल वाली फिक्र है, या जो इस मुल्क में मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली, या जितने भी मुसलमानों के अकाबरीन गुजरे हैं, उनकी जो फिक्र है, उन्हीं को जहन में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और चल रही है माशाल्लाह, यूं कह सकते हैं हम लोग उसको। और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीजों को लेकर
हम चाहते हैं कि मतलब मेरे दिल से निकलकर बात तेरे दिल तक पहुंच जाए। तो ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उनके दिल में एक चिराग जलाना चाहते हैं, एक जो है एक आप कह सकते हैं ना कि मतलब उनको एक नई सोच देना चाहते हैं इंशाल्लाह। बहुत खूब जी। बस आखिरी सवाल आपसे कि जो कम्युनिटी का जो नौजवान है या कम्युनिटी के जो लोग हैं, आप आखिरी क्या पैगाम उनको देना चाहते हैं अपने इस पॉडकास्ट के जरिए, जो पैगाम डायरेक्ट उनको टच करे या वो एमपी के साथ जुड़ें, और किस तरीके से वो एमपी के साथ अपने आप को जोड़ के जो एक बदलाव लाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें वो भी साथी बन सके? जी, वो लोग हमारे साथी बने उसके पहले है कि वो अपने आप में हमारे नौजवान जो है कामयाब होने की भरपूर कोशिश करें, बड़े ऊंचे ख्वाब देखें, उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें, अनथक कोशिश करें, और जब तक अपने ख्वाबों को हासिल ना कर लें तब तक जो है आसानी के साथ ना बैठें। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, वो काबिलियत है, तो ना सिर्फ एएमपी बल्कि हिंदुस्तान भर में जितनी अच्छी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, छोटी बड़ी इदारे सब काम कर रहे हैं, ये सब आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी क्यों हैं? ये इन्हीं नौजवानों को मदद करने के लिए बनी है ना। नौजवानों को आगे आना होगा, उनको ये बताना होगा कि देखिए मुझ में वो स्पार्क है, मुझ में वो चिंगारी है, आप मुझे मदद करें, मुझ में वो पर मौजूद है, मुझे उड़ने में कुछ दुश्वारी है, उसको दूर करने के लिए आप मेरी मदद करें। ना सिर्फ एएमपी बल्कि हिंदुस्तान की हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वो मदद करने को तैयार है। हमारे बच्चों को जरूरी है कि ये दुनिया पूरी ओपन है, आप अगर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आपको भी आईआईटी में दाखिला मिल सकता है, बिल्कुल। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप भी एम्स में डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर अगर अल्लाह ने काबिलियत रखी है तो आप भी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ये एजुकेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बढ़कर जो है ना, जो बढ़कर छीन ले साकी मीना उसी का है। तो ये कोशिश हमारे नौजवानों को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए बात, और ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इंशाल्लाह एएमपी और दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ हैं, और जब आप कुछ बन जाएं, आप कुछ हासिल कर लें, तब आप एएमपी या एएमपी जैसी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी तहरीक के साथ वाबस्ता हो जाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। इंडिविजुअल भी अपने तौर पर लोगों को मदद करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप इज्तिमाई तौर पर किसी तंजीम और तहरीक से वाबस्ता होते हैं, किसी मिशन से जुड़ते हैं, तो आप एक सिस्टम से काम करते हैं और वो इज्तिमाइयत की जो बरकत है उसका हुसूल होता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, वाकई जो ये गुफ्तगू थी दिलचस्प थी, माशाल्लाह, दिल से दिल तक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि जो नाज़रीन हैं उनके दिल तक भी पहुंचे जरूर इंशाल्लाह। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़ बयां गर्चा मेरा शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वाकई एमपी जो काम कर रही है, एक विजन, एक मिशन नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, और हमारी दुआ भी है कि एमपी इसी तरीके से मुल्क में जो एक सोशल और एजुकेशन फैब्रिक है उसको मजबूत करने के लिए यूं ही मुसलसल काम करते रहे, और सिर्फ मुल्क के हर कोने तक आप पहुँचें, और जो 25 साल का आपका मिशन है उस पर आप कामयाब हो, इस सब की दुआ है हम लोग की। और जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल रहें, और इसी तरीके के अच्छे पॉडकास्ट आपको और आगे मिलते रहें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो क्रिएटिव विजन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। तो फिर से मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।